तो हेलो दोस्तों, आज आपकी आरपीएफ की एग्जाम लगी थी ना फर्स्ट शिफ्ट में। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और साइंस के क्वेश्चन लेकर आए इस वीडियो में। तो आप वीडियो पर चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। देखिए वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। आपकी एग्जाम लग गई है ना, तो आपका मतलब देख लीजिए किस मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है। और आपकी एग्जाम नहीं लगी है तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आया था, राजतरंगिणी राजतंग तरगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे। संस्कृत भाषा में लिखी गई ये है लेखक ये, और लेखन है ना, और यह है 12वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीरी कश्मीरी इतिहासकार कश्मीरी इतिहासकार कलहण द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। भारत में सहायक संधि को किसने लागू किया था। सहायक संधि को किसने लागू किया गया था। लॉर्ड 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 वे लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। इसका राइट आंसर ये हो जाता। आज के क्वेश्चन आए हुए ये है, लागू किया गया था ना, लागू किया था वेलेजली। साल 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। ये कब से कब तक थे। 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहे थे। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आज की शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे रिलेटेड भारत के किस शासन ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली की सहायता से सहायक संधि को स्वीकार किया था। किसने किया था। ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने इसको सहायक नदी को स्वीकार किया था, संधि को स्वीकार किया था। और अगला क्वेश्चन ये आया था, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भौगोलिक क्षेत्र कितना है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा है। जब और भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ लेना तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 32,87,479 वर्ग किलोमीटर इसका हो जाएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे ना, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां देश, सबसे बड़ा देश हो जाएगा। कितना। 7वां देश हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए ये। और अगला क्वेश्चन आया था, 2024 में यस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने। यस बैंक के महानिदेशक कौन बने 2024 में। मनीष जैन। और इनको 11 दिसंबर 2024 से 3 साल के लिए यस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था ना, ईडी नियुक्त किया गया था। इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा ईडी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये इस बैंक के मतलब ये कब किया, तो इसका हो जाएगा 11 दिसंबर 2024 से 3 साल के लिए। कितने साल के लिए पूछ लिए तो जगह 3 साल के लिए। और कब किया गया, और इसका हो जाएगा 11 दिसंबर 2024 को। और मनीष जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आया था, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा मौलिक कर्तव्य देता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा मौलिक कर्तव्य देता है। इसका हो जाएगा 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिनियम में 2002 के जरिए जोड़ा गया। इस 2002 में इसको जोड़ा गया। और 12वां मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन अगला आया था, भारत में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ करती है। कौन सी 2 नदियाँ पूछे यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। भारत का पूछा है तो भारत का हो जाएगा ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों हो जाएंगे। इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाना, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा भी इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आज के क्वेश्चन आए थे। और इसमें देखिए, सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछ लें तो ये जगह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हो जाएगा। और इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरातल स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। इसको यूनेस्को की साइड में कब जोड़ा गया, ये पूछ लेना आपसे, तो हो जाएगा 1987 में इसको जोड़ा गया। यह आपको पता होना चाहिए, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया था, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका हुआ था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से बना। ये हो जाएगा इसका, गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से इसका निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। और बहने से बना, यह सबसे पुराने भूभाग का हिस्सा है। ये भी पूछ ले अब, ये कौन सा भाग है, ये आपका सबसे पुराना भूभाग हो जाएगा। यह पठार क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यह आया था, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में पूछा है? कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा प्रावधान? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का निर्माण वर्णन मिलता है हमें। इसका जिक्र इसमें अनुच्छेद 344 में इसका जिक्र मिलता है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग पूछ लेना कौन से भाग में हो, तो 17 भाग में ये शामिल हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या है? 43(1) के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ये कौन सी अनुच्छेद हो जाएगा इसका? 343(1) में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यह हो जाएगा आपका 97वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको 2011 के इस अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। क्या करके आए हो आपको पता है। अगला क्वेश्चन आया था, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा यहाँ पे। तो आप चैनल पे नए होना तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना प्यारा सा। आपका पेपर कैसा लगा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा या गुड लगा या एकदम मस्त लगा? तो अगला इसका पूछा है सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा ध्वनि के बारे में ये कथन सत्य तो ये हो जाएंगे। देखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ये सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये मतलब ये सही सत्य कथन हो जाएगा। ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा कर सकती है, ये भी सही है। और ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे, ये हो जाएगा। और ध्वनि तरंगों की गति माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, ये भी सही हो जाएगा इसका। ध्वनि तरंगों की चाल गैसों में न्यूनतम और ठोस में अधिकतम होती है, ये भी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ये भी सही हो जाएगा। और ये पूछा ना हमें ध्वनि के बारे में, ये कथन सत्य नहीं है। या इनमें से जो भी आपका ऑप्शन आया होगा ना, वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है इस क्वेश्चन में। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये क्वेश्चन आया था तो ये हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन में आया था तो ये हो जाएगा। और ये आया हो तो ये हो जाएगा। समान तीव्रता वाली दो ध्वनि तरंगे की प्रबलता हमेशा बराबर होती है, ये इसका कथन असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ध्वनि शुष्क हवा की तुलना में नम हवा में तेज़ी से यात्रा करती है, ये भी इसका ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में आया था ना, वो इसका राइट आंसर हो जाता है इसमें से। और अगला क्वेश्चन आया था आपका, गाठम कौन से वाद्य यंत्र का प्रकार है? ये गाठम ना, ये वाद्य यंत्र का किस प्रकार का प्रकार है? ये हो जाएगा आपका गाठम ताल वाद्य यंत्रों में से एक है। यह एक बड़ा संकीर्ण मुँह वाला मिट्टी का बर्तन है। गाठम को टक्कर देकर बजाया जाता है। इसको टक्कर बार बार टकराने से इसकी ध्वनि का पता चलता है, देखकर बजाया जाता है। इसे घना वाद्य भी कहते हैं। इसे आपका ये हो जाए ना, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, अलग नाम पूछ लें तो इसका हो जाएगा घना वाद्य यंत्र भी इसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगला क्वेश्चन आया था आपका, चुंबकीय की दिशा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में सही कथन है, ये सभी सही कथन है कि यह किसी बिंदु पर स्थित उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा होती है, ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, ये भी सही है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये भी सही हो जाएगा इसका। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया था आपका, मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस तारीख को 2024 में दिया गया था? एग्जैक्ट तारीख पूछिए तो हो जाएगा आपका, मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया गया। ये आपसे पूछ ले कौन से समारोह में दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के क्षेत्र में इनको मिला था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कारों के साथ प्रदान किया जाता है। इसमें विजेता को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार एवं एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, नकद दिया जाता है, एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है सर्दी में ओढ़ने के लिए। अगला देखिए, यह पुरस्कार पहली बार पूछ लेना दिया गया, कब दिया गया तो ये हो जाएगा आपका 1969 में दिया गया था। और देविका रानी पहली प्राप्तकर्ता थी। इसकी पहली प्राप्तकर्ता कौन थी इस पुरस्कार की तो ये हो जाएगी आपकी रानी पहली, देविका रानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का पहली बार पूछ लेना, पहली बार, तो पहली बार ये पुरस्कार इनको मिला था। और वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। 2021 का पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका वहीदा रहमान को दिया गया 2021 में। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की पसंद से पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में स्वशासन की मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अलग फैक्ट देखिए, इस अधिनियम के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, पिछले शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन आया था। फिर से बोल रहा हूँ, आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। इससे नए अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। इस अधिनियम के जरिए केंद्र और प्रांतों के बीच प्रशासन के विषयों को बांटा गया है। तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए ना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसको याद से। इस अधिनियम के जरिए शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई। इस अधिनियम के जरिए राज्य परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई। इस अधिनियम के जरिए केंद्र में द्विसदनीयता की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के जरिए प्रांतों में शासन की दोहरी प्रणाली शुरू की गई। इस अधिनियम के जरिए प्रत्येक चुनाव और सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया। और अगला क्वेश्चन आया था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1916 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन से पद पर थे ये भारत के वायसराय के पद पे थे। अगला क्वेश्चन आया था, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रणाली को जमींदारी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हें भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यह भी आया था ना लॉर्ड, इसको सिविल सेवाओं के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन आया था, बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर की तरह किस और अन्य मंदिर को बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये हो जाएगा आपके यूनियन बुडगेट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के विश्व परिषद धार्मिक पर्यटन केंद्रों के विश्वपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की दर्ज में कॉरिडोर में विकसित करने का ऐलान किया गया था काशी में। अगला क्वेश्चन आया था, शहद वंश का शासन काल कब से कब तक था। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। शहद वंश का शासन काल 1414 से 1451 तक था। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। ये पूछ लेना कौन सा राजवंश था। ये दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश हो जाएगा। इस वंश के 4 शासकों ने 37 सालों तक
शासन किया? शहद वंश की स्थापना सुल्तान के पूर्व गवर्नर खिलजी खान ने की थी। खिलजी खान ने की थी। और शहद वंश तुगलक वंश के पतन के बाद उभरा था। ये इस वंश के बाद ही ये शहद वंश उपराया था। शहद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह इसका अंतिम शासक था। शहद वंश के शासनकाल में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। लोधी वंश की स्थापना इसके शासनकाल में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन आया था 4 रक्षा मंत्रियों का क्रम बताइए। रक्षा मंत्री पहला हो जाएगा आपका बलदेव सिंह, दूसरा हो जाएगा आपका कैलाश नाथ काटजू, और ये 25वां हो जाएगा मनोहर पर्रिकर, और 24वां हो जाएगा अरुण जेटली, और 26वां हो जाएगा निर्मला सीतारमन, और 27वां हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो आपका इनमें से आया होना चक्र 4, तो उसका राइट आंसर इनमें से हो जाता, कोई भी आया हो आपके ऑप्शन में। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आने वाला व्यक्ति कौन था? मेगस्थनीज था। यह एक यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत नियुक्त किया था मौर्य दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम फाहान था। दूसरा पूछ लेना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था भारत? ये हो जाएगा आपका फाहान हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया था लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से रसोई घर की किस सामान में पाया जाता है? कौन से सामान में जाता है? या आपके खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक एसिड की मौजूदगी के कारण होता है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था 1919 में भारत रत्न से सम्मानित अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था की किस विषय के लिए सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए साल 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1919 में उन्हें भारत रत्न से भी शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिजोरम राज्य से इस संबंधित हो जाएगा? मिजोरम राज्य का है, तो मिजोरम राज्य के ये हो जाएगा आपका खुआंग, दार, बेगबुग और शेकी तलस्वांग जैसे वाद्य यंत्र मिजोरम के पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इनका इस्तेमाल त्योहारों और नृत्यों के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाए ना, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका त्योहारों और नृत्यों में इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया? तो ये हो जाएगा पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया था किस आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था? स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गया था। यह आंदोलन साल 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मकसद था आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना और ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाना था इसका मुख्य उद्देश्य। अगला, भारत के किस दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई? हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? ये हो जाएगा आपके भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। 1961 से 71 के बीच हरित क्रांति की प्रगति साफ दिखी थी। इस दौरान गेहूं और चावल की पैदावार काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इन गेहूं और चावल की फसल में ज़्यादा वृद्धि हुई। ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले किस फसल की ज़्यादा वृद्धि हुई, तो गेहूं और चावल की ज़्यादा फसल बोई गई। और अगला क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाता खोले गए हैं? कितने खाता है अब तक? तो ये पूछा है 2024 में। दिसंबर 2024 तक 54.03 करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए हैं जन धन योजना के तहत।
अगला क्वेश्चन आया था स्वराज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? यह आपके दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, इनका ये नारा था। अगला क्वेश्चन आया था आपका दीपम 2.0 योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? कौन से राज्य के द्वारा शुरू की थी? ये की गई थी आपके आंध्र प्रदेश के राज्य के द्वारा। 1 नवंबर को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एडुपुरम का दौरा किया और दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना था। महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य ये था। ये पूछ लेना, ये उद्देश्य क्या था इसका? मुफ्त गैस सिलेंडर बांटना था। अगला क्वेश्चन आया था भारत के मार्च 2024 में किसके साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? TEPA पर हस्ताक्षर किए गए थे। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन आया था भारत मुनि ने किसमें धन वाद्य यंत्रों का जिक्र किया है? घन वाद्य यंत्रों का जिक्र किया है, तो जगह नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र किया है इन्होंने। और भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में बांटा है। वो कौन कौन से हो जाएंगे? अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा झिल्ली वाले, या टक्कर मारने से ये वाद्य यंत्र बजता है, टक्कर वाद्य यंत्र हो जाएगा। और अगला है घन वाद्य यंत्र, तो ये हो जाएगा ठोस या इंडियोफोन वाद्य यंत्र हो जाएगा। और ये एक है सुशीर वाद्य यंत्र, ये हो जाएगा आपका पवन या एरोफोन वाद्य यंत्र हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका ताल वाद्य यंत्र, ये तार वाले या कोर्डोफोन वाद्य यंत्र से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसफर वेव हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपका इसमें एक पैसा नहीं लगेगा, और आपकी एग्ज़ाम नहीं लगी है तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। और आपकी एग्ज़ाम लग गई है तो आप देख लीजिए आपने क्या क्या करके आए हो आप। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में। तो ओके, धन्यवाद।